नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 10 जुलाई 2024 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे टोटल। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित, कैसे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया जाए। हिंदू का ये आर्टिकल है, ये बीच में बड़ा सा। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का बफर स्टॉक से संबंधित। और सबसे लास्ट में हम आज आर्टिकल डिस्कस करेंगे लाइव मिंट का। साउथ कोरिया में ना एक रोबोट ने सुसाइड कर लिया, तो क्या रोबोट्स को अधिकार मिलने चाहिए इंसानों की तरह? क्या रोबोट्स के साथ में इंसानों की तरह बिहेवियर होना चाहिए? तो ये एथिकल इशू पे आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस करेंगे। लाइव मिंट का आर्टिकल है। आज कोर्ट हम नहीं डिस्कस करेंगे, डिस्कशन सीधा स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में राइटर के द्वारा यह बोला जाता है, अब देखो हमारे देश में ना अर्बनाइजेशन काफ़ी तेजी से हो रहा है। एग्रीकल्चर फायदे का सौदा नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना प्लान कर रहे हैं गांव से शहरों की तरफ, क्योंकि गांव में जॉब्स नहीं है। बट देखो ऐसे लोग जिन्होंने एग्रीकल्चर को छोड़ दिया, चाहे वो मजदूर हों या फिर किसान हों, अब उनके पास हाई स्किल्स तो है नहीं कि उनको शहरों में सर्विस सेक्टर में एकोमोडेट किया जा सके। मतलब समझ गए, जो किसान हैं अभी तक खेती करते आए हैं, अब उनको देखो एआई वगैरह की तो नॉलेज है नहीं कि उनको आईटी इंडस्ट्री में या फिर कहीं और दूसरी सर्विस कंपनी में एकोमोडेट किया जा सके। उनको एकोमोडेट किया जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसलिए सरकार को ना अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पे डबल ध्यान देना चाहिए। तीसरी बार एनडीए की गवर्नमेंट बनी है कि ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जाएं कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे पाए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो इंक्रीज हो देश की जीडीपी में। इस आर्टिकल को ना थोड़ा बैकग्राउंड के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो एक समय ऐसा था, भारत का ना हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल से इनमें ना काफ़ी नाम हुआ करता था। लेकिन देखो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर रूल किया ना, तो उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई। मतलब वो इंडिया से ना रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट करने लगे, और ब्रिटेन में जो माल मैन्युफैक्चर हुआ, जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स थे, उनको वो इंडिया में एक्सपोर्ट करने लगे, क्योंकि उनको लगा कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, यहाँ पे हम हमारा जो बना बनाया माल है वो बेचेंगे और इंडिया से सिर्फ रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करेंगे। एक फेमस स्टोरी है, बांग्लादेश में जो ढाका शहर है ना, तो उस समय वो तो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था। ढाका का जो मुस्लिम था ना, कुछ लोग पूछेंगे ये मुस्लिम क्या होता है। मुस्लिम देखो एक फाइन कॉटन फैब्रिक होता है, मुस्लिम के कपड़े बनते थे उस समय। तो ना ढाका का मुस्लिम इतना बढ़िया था कि एक अंगूठी होती है ना, आप अंगूठी में से एक साड़ी गुजार दोगे, इतना फाइन मुस्लिम हुआ करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने सब खत्म कर दिया, इस पूरी ढाका में मुस्लिम इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। और बोला तो ये भी जाता है कि अंग्रेजों ने ना कुछ तो कारीगरों के अंगूठे तक कटवा दिए थे, ताकि इस इंडस्ट्री को यहाँ से ख़त्म किया जा सके। बाद में देखो ब्रिटिशर्स ने तो सब तबाह कर दिया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ ना, तो उस समय नेहरू जी ने फिर सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया, सोशलिस्ट मॉडल को अपनाया। सरकार ने खुद ही मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की कोशिश की। आज़ादी के बाद सब कुछ पीएसयूज मैन्युफैक्चर करते थे, लेकिन इसकी वजह से ना देश में प्राइवेट कंपनीज मैन्युफैक्चर नहीं कर सकी। हर इंडस्ट्री को ना गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइसेंस राज था। जो भी आपको मैन्युफैक्चर करना है, पहले सरकार से लाइसेंस लो, फिर आप वो चीज़ मैन्युफैक्चर करो। और मतलब उस समय की कहानियां मैं आपको बताऊं, बजाज स्कूटर की ना, जो बजाज स्कूटर आपने भी देखा होगा, सुना होगा, 10-10 साल की वेटिंग हुआ करती थी लाइसेंस राज के कारण। 10-10 साल की वेटिंग। लोग ना, मतलब उस समय दहेज चलता था, लोग ना शादी में दहेज में बजाज स्कूटर की बुकिंग दिया करते थे कि देखो हमने बुकिंग करवाई है, अब मिलेगा तो स्कूटर 10 साल बाद, लेकिन आप बुकिंग रख लीजिए। लेकिन देखो धीरे धीरे सरकार को समझ में आ गया कि लाइसेंस राज को ख़त्म करना ज़रूरी है। और फिर तो 1991 में आपको भी पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गए थे, तो उस समय सरकार को एकदम से मजबूरी में एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़े। एलपीजी रिफॉर्म्स लाने के बाद में उम्मीद थी कि अब हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी।
लेकिन देखो उस समय ना 90s में एकदम से जैसे आईटी सेक्टर डेवलप हो गया, तो एकदम से ना सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे देश की जीडीपी में बढ़ गया। और आमतौर पे किसी भी देश की इकोनॉमी ना ऐसे मूव करती है कि सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है देश की इकोनॉमी में, फिर ऐसी स्टेज आती है जैसे जैसे देश इवोल्व करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में बढ़ जाता है, फिर तीसरे नंबर पे स्टेज आती है जब देश और ज़्यादा डेवलप हो जाता है, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी में बढ़ जाता है। बट हमारे देश में क्या हुआ, ये बीच वाला स्टेप जो था वो स्किप हो गया, जंप मार गई हमारे देश की इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी बूस्ट हुआ ही नहीं। सरकार ने टारगेट रखा था 2014 में कि हम 2025 आते आते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है देश की जीडीपी में 25% तक लेके जाएंगे। और टारगेट कौन से साल तक रखा गया, 2025 आते आते। अभी देखो अगर बात करें दूसरे देशों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना कितना कंट्रीब्यूट करता है देश की जीडीपी में। बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 22% उनके देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, वियतनाम में 25%, मलेशिया में 23%, इंडोनेशिया में 18%, मैक्सिको में 21% और चाइना में 28%। हमारे देश में कितना, आप पूछोगे सर हमारे देश का तो बताओ। हमारे देश में सिर्फ 13% है। 2022 में हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था सिर्फ 13%। वैसे देखो आगे हम बढ़े उससे पहले ना एक क्वेश्चन को एड्रेस करना जरूरी है, बेसिक क्वेश्चन है, आखिरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया ही क्यों जाए। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रीजन वो तो मैंने आपको बता दिया, जॉब क्रिएशन। गांव से लोग शहरों में आएंगे, उनको जॉब्स देना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनको एकोमोडेट करना जरूरी है। सर्विस सेक्टर में उन्हें एकोमोडेट नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। लेकिन और भी रीजन्स हैं। दूसरा, ट्रेड बैलेंस। देखो वैसे इंडिया पे ना टैग लगता है कि इंडिया एंटी ट्रेड है, लेकिन बावजूद इसके 12 महीने में ना इंडिया ने गुड्स में $1 ट्रिलियन का ट्रेड किया है। और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि हमारा ना गुड्स के ट्रेड में ना $250 बिलियन का डेफिसिट है। मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इवन सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम $50 बिलियन का माल इंपोर्ट करते हैं। तो इस ट्रेड बैलेंस को ख़त्म करने के लिए हमें हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना होगा। फिर नेक्स्ट रीजन है इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, जीडीपी की ग्रोथ को बूस्ट करता है। चाइना में हमने देखा कि इस प्रकार से चाइना क्या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो चाइना की इकोनॉमी को इतना आगे लेके गया। आज चाइना की इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा हो चुका है। फिर देखो नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, इंडिया अब इंडिजिनस फाइटर जेट बना रहा है, तेजस। क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा फाइटर जेट इंपोर्ट करते रहेंगे, दूसरे देशों से परचेज करते रहेंगे, कल को उसने देने से मना कर दिया तो इंडिया कहाँ पे जाएगा। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना जरूरी है। बट अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है फिर? क्या सिर्फ बातें कर रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, या फिर ग्राउंड लेवल पे कुछ किया भी है? देखो किया तो है, मतलब सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की है। 2014 में सरकार ने मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। और 2013-14 में एफडीआई हमारे देश में ना $36 बिलियन थी। 2021-22 में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ के हो गई है $84 बिलियन। फिर सरकार ने अपनी तरफ से स्किल इंडिया प्रोग्राम भी लॉन्च किया 2015 में। ग्राउंड लेवल पे हालांकि उतना सफल नहीं हुआ, बट वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए प्रोग्राम था। लक्ष्य ये रखा गया था 2022 आते आते 40 करोड़ लोगों को ट्रेन किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन हालांकि थोड़ा और अच्छा हो सकता था इस प्रोग्राम का, लेकिन देखो फिर जीएसटी हमारे देश में आया 2017 में। बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था। इनडायरेक्ट टैक्स में तो कम से कम 1 टैक्स सिस्टम लागू किया जाए, उसको इसी लक्ष्य को देखते हुए जीएसटी आया था। और जीएसटी के आने की वजह से ना लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 10 से 12% कम हो गई। लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान भेजना। तो ये जो कॉस्ट है ना
10 से 12% तक कम हो गई। फिर सरकार देखो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेके आई 2020 में। कंपनीज को इंसेंटिव मिलते हैं कुछ सेक्टर्स में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेक्सटाइल में, जहां पे सरकार चाहती है कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। कौन कौन से सेक्टर्स कवर्ड हैं? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, समझ गए। फिर सरकार अपनी तरफ से देखो लेबर रिफॉर्म्स भी लेके आई 2020 में। पहले बहुत सारे लेबर लॉज हुआ करते थे, लेकिन उन सब को कंपाइल करके सरकार ने 4 नए लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस कर दिए। मतलब समझ गए, पहले 29 लेबर लॉज थे, तो उनको सिंप्लीफाई करके, उनको कंसोलिडेट करके सरकार ने सिर्फ 4 लेबर लॉज बना दिए, जिनको फॉलो करना आसान हो गया। अब देखो जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है ना, वो यूएस के राइटर हैं। वो बोलते हैं कि इंडिया अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे निकलता है ना, तो इससे यूएसए को भी फायदा होगा। पहली चीज, क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्ट्रांग होगा तो इंडिया की इकोनॉमी का साइज बढ़ा, इंडिया ज़्यादा पावरफुल, इंडिया ज़्यादा बढ़िया ढंग से चाइना को काउंटर कर पाएगा। दूसरा, वो कहते हैं साफ साफ कि देखो अब ना यूएस की पहले ना बहुत सारी फैक्ट्रीज चाइना में थी, अब वो चाइना को छोड़ के किसी फ्रेंडली कंट्री में जाना चाहती हैं, तो इंडिया एक बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है। इसलिए इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए बढ़िया कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट करेगा ना, तो यूएस की ज़्यादा कंपनीज, ज़्यादा फैक्ट्रीज चाइना को छोड़ के इंडिया में अपना प्लांट लगाएंगी। बट एक क्वेश्चन ये उठ जाता है कि सरकार ने जब देखो इतना कुछ किया है, तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में बूस्ट हो क्यों नहीं पा रही है? तो इसके कारण भी आपको पता होना चाहिए। हमारे देश में ना इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमें इंप्रूव करना होगा। जैसे देखो कई सारे राज्यों में बार बार पावर कट लगते हैं अभी भी, तो जहां पे देखो फ्रीक्वेंट पावर कट्स लगेंगे, कौन सी फैक्ट्री वहां पे लगना चाहेगी? फिर हमारे देश में अभी भी ना रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। लेबर लॉज सरकार ने सिंप्लीफाई किए हैं, लेकिन अभी भी उतने सिंप्लीफाई हुए नहीं है। लैंड एक्विजिशन रूल्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, समझ गए। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस की वजह से बिजनेस करना आसान नहीं है। स्किल गैप के बारे में हमने डिस्कस किया। स्किल के लिए सरकार ने मिशन जरूर लॉन्च किया था, इंप्लीमेंटेशन अच्छी नहीं है। तो वर्कर्स के पास में ना मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स है नहीं। हमारे देश में सिर्फ 4.7% वर्कफोर्स ऐसी है जिनको फॉर्मल ट्रेनिंग हासिल हुई है। फिर देखो R&D बहुत कम है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा सरकार बहुत कम इन्वेस्ट करती है। जब सरकार देखो R&D में इन्वेस्ट नहीं करेगी तो फिर मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन कैसे आएगी? हम चाइना से आगे कैसे निकल पाएंगे? लॉजिस्टिक कॉस्ट, अभी भी देखो एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई चीज़ कोरियर करवानी है, देश से यूएसए में माल एक्सपोर्ट करना है, तो कोरियर करवाने के लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। यहां पे एक पॉइंट अच्छा लास्ट में राइटर देते हैं, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान से संबंधित। देखो अकेला ना सेंट्रल गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट नहीं कर सकती, स्टेट्स का रोल काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो स्टेट्स कंट्रोल करते हैं, जैसे बिजली की सप्लाई, पानी की अवेलेबिलिटी, लैंड एक्विजिशन के रूल्स, लोकल लेबर लॉज, इन्वायरमेंट के रेगुलेशंस, ये सब कौन हैंडल करता है? स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो सरकार ने ना स्टेट्स को भी साथ लेकर चलने की कोशिश की। सरकार बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान लेके आई, मतलब सरकार ने ना विभिन्न स्टेट्स को रैंकिंग देना स्टार्ट किया कि कौन अपने राज्य में ना ज़्यादा बढ़िया बिजनेस रिफॉर्म्स लेकर आया है। तो कुछ समय के लिए तो सरकार ने रैंकिंग दी। 2020 में टॉप परफॉर्मर थे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, लेकिन बाद में कोविड-19 की महामारी आ गई और ये रिफॉर्म्स सरकार ने मतलब रैंकिंग देना बंद कर दिया इन रिफॉर्म्स पे, और बाद में अब ये ठंडे बस्ते में है। सरकार ये ना इसलिए लेके आई थी क्योंकि विभिन्न राज्यों के बीच में ना कंपटीशन पैदा किया जा सके, हेल्दी कंपटीशन, कि देखो ये राज्य तो बढ़िया रिफॉर्म लेके आया है, बिजनेस आसानी से चल सके इस सिलसिले में। लेकिन कोविड-19 की महामारी के बाद ये ठंडे बस्ते में है। सरकार ने मॉडल लॉज भी कुछ सजेस्ट किए स्टेट्स को कि आप ये मॉडल लॉ बनाइए, जैसे मॉडल शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, पूरे दिन पूरी रात शॉप्स चल सकें बिना किसी दिक्कत के, दुकान खोलना आसान हो, बिजनेस करना आसान हो। तो इसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मॉडल कानून बनाया, मॉडल शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। स्टेट्स को बोला कि आप सब ये मॉडल कानून बनाइए। बट देखो कुछ राज्यों ने इसे इंप्लीमेंट किया, कुछ राज्यों ने नहीं किया। लास्ट में देखो राइटर ये बोलते हैं, यूएस ना इंडिया की मदद कर सकता है बिजनेस के लिए, इंडिया को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने में।
यूएस के जो ऑफिशियल्स इंडिया में आते हैं ना, वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के अलावा दूसरे राज्यों में जाएं, वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ ये 3-4 बड़ी बड़ी सिटीज़ में नहीं है, बाहर है बहुत। इंडिया के पास में अपॉर्चुनिटी है, बहुत स्कोप है। तो यूएस के ऑफिशियल्स को इंडिया की बाकी सिटीज़ में विजिट करना चाहिए। क्योंकि देखो राइटर, मैंने पहले भी आपको बताया, यूएस के हैं तो वो यूएस के पर्सपेक्टिव से ये बातें थोड़ी बोल रहे हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का बफर स्टॉक से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बफर स्टॉक को मैं सिंपल भाषा में बोलूं, एक प्रकार का ना बैकअप प्लान है। बैकअप प्लान मतलब अब सरकार जैसे देखो राइस और व्हीट ना प्रोक्योर करती है, स्टोर करके रखती है एफसीआई के गोडाउन्स में। अब कल को राइस का रेट एकदम से बढ़ गया मार्केट में, तो सरकार ने जो स्टोर करके रखा है ना, सरकार उसमें से कुछ क्वांटिटी रिलीज कर देती है। मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई तो राइस के जो दाम है ना कम हो जाते हैं। तो ये बफर स्टॉक का कंसेप्ट है, सिंपल वर्ड्स में समझ गए। लेकिन ना राइटर बोलते हैं सरकार ना अभी सिर्फ राइस और व्हीट को ही प्रोक्योर करती है, उनको स्टोर करके रखती है। बट सरकार को ना अब कंसिडर करना चाहिए दूसरी चीज़ें, जैसे दालें हैं, ऑयल सीड्स हैं, शुगर है, स्किम्ड मिल्क पाउडर है, या फिर वेजिटेबल्स हैं। इनको भी ना सरकार को स्टोर करके रखना चाहिए। क्योंकि अब देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के चलते मौसम ना बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। कभी देखो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, कभी बहुत गर्मी है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो इससे ना क्रॉप्स पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि ना किसानों की फसलें कई बार पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि फसलों की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी दाम बहुत ज़्यादा, कभी दाम बहुत कम। तो ऐसी सिचुएशन में देखो किसान भी परेशान है कि उनके काम में इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। दूसरी तरफ से कंज्यूमर्स भी परेशान हैं। एक सीज़न में दाल 100 रुपये किलो मिलती है, अगले सीज़न में दाल 200 रुपये किलो मिलती है। एक सीज़न में टमाटर का रेट 30 रुपये है, अगले सीज़न में टमाटर का रेट 80 रुपये है। इतना ज़्यादा प्राइस वोलेटिलिटी है। इवन देखो आरबीआई को भी दिक्कत है। आमतौर पे क्या होता है, जब देखो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो आरबीआई ना बैंक रेट्स को इंक्रीज़ कर देती है। जो इंटरेस्ट रेट्स है ना उनको इंक्रीज़ कर देती है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने से ना लोन लेना महंगा हो जाता है। कम लोग लोन लेंगे, उनके पास कम पैसे होंगे, कम खर्चा करेंगे, तो मार्केट में डिमांड कम होगी और इस वजह से जो महंगाई बढ़ गई थी ना वो अब कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरा कंसेप्ट होता है। मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती, आरबीआई क्या करती है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सके। बट अभी ना सिचुएशन ये हो गई है जहां देखो जो कोर इन्फ्लेशन है ना वो 3.1% है। कोर इन्फ्लेशन मतलब ओवरऑल इन्फ्लेशन में जब आप देखो ये फूड और फ्यूल ये आइटम हटा देते हो ना, प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, जब आप ओवरऑल इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल हटा देते हो, एक्सक्लूड कर देते हो, तो बची हुई इन्फ्लेशन होती है कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन अभी रिकॉर्ड लो पे है, 3.1% पे है, जबकि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, 8.7% है। तो आरबीआई के लिए ना बहुत बड़ी दुविधा है, डिसीजन ले तो कैसे ले। आमतौर पे जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन अभी कोर इन्फ्लेशन बहुत कम है, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो आरबीआई क्या करे? आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाए या घटाए? समझ गए? तो ये भी दिक्कत है। लेकिन अगर सरकार देखो बफर स्टॉक मेंटेन करके रखेगी ना जरूरी चीज़ों का, तो इससे प्राइस ज़्यादा अप डाउन नहीं होंगे। फार्मर्स को भी फायदा होगा, कंज्यूमर्स को भी। कुछ लोगों का देखो ये कंसर्न है कि सरकार जब ये दालें वगैरह परचेज करना स्टार्ट करेगी ना, सब्जियां वगैरह, तो कुछ कंसर्न्स हैं। एक तो सरकार की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, खर्चा कौन उठाएगा? तो राइटर कहते हैं कि देखो किसान ना अपनी फसलें सरकार को तब बेचेंगे जब उनके प्राइसेस क्रैश हो गए हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा लो हो गए हैं। तो सरकार लो प्राइसेस पे किसानों से फसलें परचेज कर लेंगी। मतलब मार्केट में जिस रेट पे बिक रही हैं उससे नहीं, कम से कम उससे थोड़े हाई पे, ताकि फार्मर्स भी खुश रहें। लेकिन अगले सीजन में मान लीजिए फसलों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो सरकार हाई पे ये दालें वगैरह बेच देगी, तो सरकार को बल्कि फ़ायदा होगा। फ़ायदा मत मानिए तो कम से कम नुकसान नहीं होगा।
क्योंकि सरकार को ऑपरेशंस चलाने के लिए भी थोड़ा खर्चा आएगा, स्टोर करके रखना फसलों को। हाँ, ये भी एक कंसर्न है कि सरकार इस बफर स्टॉक को, सब्जियां वगैरह को कहाँ पे स्टोर करके रखेगी। इसके लिए देखो 2-3 ऑप्शंस हैं, या तो सरकार प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करवाए प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलके, या फिर ना जैसे आलू है, टमाटर हैं, इनको फ्लेक्स की फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है, मतलब ड्राई फॉर्म में इनको स्टोर किया जा सकता है। बस एक चीज सरकार को याद रखनी होगी, सरकार का मकसद मार्केट को कंट्रोल करना नहीं होना चाहिए, बस एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस को रोकना है। जब प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए या फिर प्राइसेस बहुत ज्यादा घट गए, उन फ्लक्चुएशंस को रोकना सरकार का मकसद होना चाहिए। और इस प्लान में ना चैलेंजेस आ सकते हैं। स्टोरेज के लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी, 2-3 ऑप्शन मैंने दिए तो सही, लेकिन प्रॉपर व्यवस्था करना स्टोरेज की वो एक चुनौती है, क्वालिटी मेंटेन करना ये एक चुनौती है, करप्शन से बचना ये एक चुनौती है। फिर ये कुछ केस स्टडी दी जाती है कैसे प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे पिछले साल फरवरी मार्च में ना जो दूध की डेयरी वाले हैं ना, वो फार्मर्स को 37-38 रुपये पर लीटर दे रहे थे काऊ मिल्क के लिए, लेकिन अब ना कुछ डेयरीज जो है ना उन्होंने रेट काफ़ी घटा दिए हैं, 26-23 कर दिए हैं, क्योंकि ना मिल्क पाउडर के दाम बहुत ज़्यादा घट गए हैं हमारे देश में। 200-210 रुपये पर केजी मिल्क पाउडर के दाम आ गए हैं, जबकि पिछले साल मिल्क पाउडर के दाम 315 से लेके 320 रुपये पर केजी तक था। तो मिल्क पाउडर के दाम घट गए, इसकी वजह से जो दूध की डेयरी वाले हैं ना, इन्होंने फार्मर्स से दूध कम प्रोक्योर करना स्टार्ट कर दिया। इस चक्कर में देखो कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो अपने पशुओं को ठीक से फीड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक से फीड नहीं करेंगे तो जो एनिमल्स हैं वो दूध देना कम स्टार्ट कर देंगे, तो अगले सीजन में एकदम से दूध की कमी हो जाएगी। तो इस सभी सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए सरकार को कुछ दूसरे जरूरी आइटम्स जो हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं, उनका भी बफर स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो एथिक्स से संबंधित है। क्या रोबोट्स के पास में राइट्स होने चाहिए? अभी देखो हाल ही में ना एक खबर सुनने को मिली कि साउथ कोरिया में ना एक रोबोट ने सुसाइड कर लिया। वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया था और बाद में कुछ लोगों ने बोला कि ये तो डिप्रेशन के चलते देखो उस रोबोट ने ना सुसाइड किया है। तो दुनिया भर के अखबारों में ना इस इशू पे डिस्कशन होने लगी, क्या रोबोट से इतना काम करवाया जाता है, क्या उनको राइट्स नहीं मिलने चाहिए? और साउथ कोरिया तो देखो एक ऐसा देश है जहाँ पे ना रोबोट्स से लोगों को बहुत लगाव है। रोबोट्स की बहुत ज़्यादा डेंसिटी है साउथ कोरिया में, हर 10 वर्कर्स के लिए ना एक रोबोट है वहाँ पर। तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन देखो असली बात ये है कि कुछ लोग ना रोबोट्स को इंसान जैसा समझने लगे हैं। उन्हें लगता है कि रोबोट्स को भी ना फीलिंग होती है। अब थोड़ा ना हम पीछे जाते हैं। अब देखते हो हमारे घर में ना बहुत सारी मशीन्स हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, एसी है, वैक्यूम क्लीनर है, स्मार्टफोन है। क्या कभी इन सब के बारे में सोचा है कि ये मशीन थकती नहीं है, बहुत ज़्यादा काम करती हैं या डिप्रेशन का शिकार होती हैं? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा। हम तो बस यही चाहते हैं कि बिना खराब हुए ये जो मशीन्स हैं काम करती रहें। क्यों? क्योंकि देखो ये जो मशीन्स हैं ना वो इंसानों की तरह दिखती नहीं है, जबकि आजकल जो रोबोट्स आ रहे हैं ना वो इंसानों की तरह दिखते हैं। मूवीज़ भी ये चीज़ें ना प्रमोट करने लगी हैं। जैसे रजनीकांत की एक मूवी आई थी रोबोट, उसमें चिट्टी नाम का रोबोट था जिसको ऐश्वर्या राय से प्यार हो जाता है। तो ये तो हमारी हिंदी फिल्म है, मतलब तमिल फिल्म है जो बाकी लैंग्वेजेस में डब हुई। लेकिन ना कई सारी हॉलीवुड की मूवीज़ भी आई हैं जिसमें दिखाया गया है कि रोबोट को प्यार हो जाता है, रोबोट में फीलिंग्स होती हैं। लेकिन देखो रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, बट कुछ लोग ना इसे समझ नहीं पाते। उनका ये कहना है कि आजकल देखो ऐसे रोबोट्स आ रहे हैं जो इंसानों की तरह दिखते हैं, इंसानों की तरह काम करते हैं, इंटेलिजेंट भी इंसानों की तरह हैं। तो उनके साथ भी ना अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, इंसानों की तरह उनके साथ में बिहेवियर होना चाहिए। जैसे इंसानों को राइट्स मिले हुए हैं वैसे ही राइट्स इंसानों को भी, रोबोट्स को भी मिलने चाहिए। बट देखो दूसरे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, देखो रोबोट्स को ना राइट्स तब दें जब उनके पास ना ये सब चीज़ें हों, रोबोट्स के पास में कॉन्शियसनेस हो, खुद के बारे में पता हो, और वो इंटेंशनली काम करें, खुद से काम करें अपनी इच्छा से, वो सोच समझ के फैसले लें, वो फील कर पाएं। ये सब चीज़ें रोबोट में हों तब तो देखो हम रोबोट्स को राइट्स दें, अदरवाइज फिर राइट्स देने का क्या फ़ायदा।
कुछ समय पहले ना कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कहा था रोबोट्स को राइट्स नहीं देने चाहिए बल्कि उनकी तो ऑब्लिगेशंस होने चाहिए। इसके लिए वो एक वर्ड का इस्तेमाल भी करते हैं, RITES, RITES। तो ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए रोबोट्स की, उनको जो काम दिया गया वो काम अच्छे से करें। जैसे डॉक्टर्स का काम है मरीजों का इलाज करना, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही रोबोट्स का काम है जो भी उनको रोल दिया गया है वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं। तो राइट्स देने का मतलब ही नहीं बनता। वैसे आप सब सोचेंगे कि ये आर्टिकल हम क्यों ही डिस्कस कर रहे हैं, बट देखो रोबोट्स ना हमारी लाइफ का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं और आगे चल के ना ये इशू बहुत बड़ा होने वाला है। एथिकल और लीगल क्वेश्चंस उठेंगे, तो पॉलिसी मेकर्स को ना अभी से इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आपकी क्या राय है वैसे इस इशू पे, आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखो 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो रोबोट्स को राइट्स मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए वो वाला इशू हमने डिस्कस किया, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला इशू। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। pwonlyas.com पे जाके आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।